हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी भारतीय इतिहास के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो हम क्लास 6 के 5 चैप्टर के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो हम इसके आगे के चैप्टर के प्रश्नों को कवर करेंगे। आपका आज का छठा चैप्टर है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इससे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं? उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ये क्या है? आपका उत्तर वैदिक ग्रंथ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा? ऋग्वेद है। और ऋग्वैदिक के काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथों के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना जो है ऋग्वेद के बाद हुई है, इसलिए इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें आपका सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? आपके 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। कितने मंडल इसमें? आपका 10 मंडल हैं। ठीक है। और सामवेद की बात करें, ये आपके इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद, इसे कर्मकांडी वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद की बात करें, इसमें आपका जादू टोना और जो है रोग निवारण संबंधी उपबंध है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, तो तीसरे मंडल में किसका उल्लेख? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 9वें मंडल में आपका सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला मिलान करने को दिया है, आपका वैदिक कालीन वर्ण विभाजन दिया है और वर्ण आधारित कार्य विभाजन सूची 2 में दिया है। तो देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। यानी आपका ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण क्या करवाते थे? तो आपका इनका कार्य क्या था? यज्ञ करवाते थे। शूद्र क्या करते थे? तो आपका सेवा करते थे। विष क्या करते थे? तो आपका व्यापार करते थे, यानी और विष मतलब वैश्य। और क्षत्रिय क्या करते थे? रक्षा करते थे। ये इनका क्या था? कार्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जो व्याख्या इंपॉर्टेंट होगी उसी को हम देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगला प्रश्न है, कथन आपका और कारण दिया है। कथन दिया आपका उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था। दूसरा कह रहा है आपका उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया था और उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये दोनों सही है और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल के बारे में दिया गया यहाँ पे। पहला कह रहा, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा कह रहा आपका शूद्रों को अछूत माना जाता था। तीसरा आपका सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। में कथन कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही है, यानी क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था और सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। ये सही है, आपका दूसरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद में आई है। वैदिक काल में नहीं, वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल में आई थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत क्या नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शव को जलाने व दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में नहीं था, इसे उत्तर वैदिक काल में अछूत माना गया। ठीक, अगला प्रश्न, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह का ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। दूसरा आपका उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की। ये जनपदी बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से
किस स्थानों पर स्थित है। जनपद दिया है और करा किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुराना किला दिल्ली में है, हस्तिनापुर कहाँ पे आपका मेरठ में, और अतरंजी खिरड़ कहाँ पे एटा में है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, महायज्ञ को कराने वाले राजा आगे चलकर जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है आपका जन के बसने की जगह। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में आपका पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। ठीक है, और जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, इन सब ये सब फल और फसल क्या होते उगाते थे। आगे बढ़ते हैं। महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों के बारे में कह रहा है, तो महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। और दूसरा आपका कह रहा है राजा सेना रखते थे जिसे वेतन दिया जाता था, वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में किया जाता था। तो ये आपका पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। ठीक है, महाजनपदों की कई राजधानियों में क्या थी, किलेबंदी थी। देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें क्या कहा गया, तो महाजनपद कहा गया। ठीक है, जो व्याख्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि व्याख्या भी पढ़ना जरूरी है, इससे आपका प्रश्न क्लियर होता है और इससे कई सारे प्रश्न जो भी के उत्तर भी आपके मिलते हैं। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्के के रूप में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। संपूर्ण भुगतान नहीं, कुछ भुगतान होता था, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपदों की कर प्रणाली के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पहला कर आपका प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कह रहा है कि प्रायः उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता। 1/3वां हिस्सा नहीं, 1/6वां हिस्सा था। ठीक है, 1/6 हिस्सा था, तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा करा कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, ये आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी के प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने बताया ना, फसलों पर कर जो कितना 1/6, उपज का 1/6 हिस्सा लगाया जाता है, जिससे क्या कहा जाता है, जिससे भाग कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है। भाग ऐसे पूछ लेगा, भाग क्या है, तो आपका उपज का 1/6वां भाग जो कर के रूप में दिया जाता है उसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वही प्रश्न फिर है, महाजनपदीय कर के बारे में फिर दिया है। पहला कर आपका पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना होता था, ये आपका सही है। पशुपालक जो है अपना कर उनके उत्पाद के रूप में क्या करते हैं, देते थे कर। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल आपका जो है 1 और 2 सही है, तीसरा आपका गलत है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। देखिए, तीसरा गलत क्योंकि आखेटकों व संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। जो ये आपका आखेटक थे, शिकारी जो थे, ये जो जंगल से प्राप्त वस्तुएं थी उनके रूप में कर देते थे ये लोग राजा को। अगला प्रश्न है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये, कौशाम्बी जो है किस स्थान पर स्थित है, तो ऑप्शन सी, इलाहाबाद में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। पूछा जाता है वत्स की राजधानी क्या थी, आपका कौशाम्बी थी, तो वर्तमान में आपका इलाहाबाद क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। करा महाजनपदीय युग में कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए, तो इस पर देखते हैं। पहला करा हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे, सही बात है। और दूसरा करा लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय
धान के पौधों का रोपण करके शुरू कर दी थी। ये भी आपका सही है। महाजनपद के में जो है ये आपका ये सुधार हुआ था, परिवर्तन हुए थे। तो ऑप्शन सी 1 और 2 आपका दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध के बारे में कह रहा पहला, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी। गंगा और सोन नदियां जो है मगध से होकर गुजरती थी, सही है। पहले चैप्टर हमने पढ़ा था ये। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी आपका सही है। इन क्षेत्र में लौह अयस्क की क्या थी, खदानें थी, खदानें हैं। ठीक है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा? मगध का शासक कौन नहीं रहा है? तो ऑप्शन बी, प्रसेनजीत जो है मगध का शासक नहीं रहा। ऑप्शन बी, यानी कौन कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना इसी की थी। उसके बाद इसी का पुत्र था आपका अजातशत्रु, और महापद्मनंद जो है मगध के महत्वपूर्ण राजा, जबकि प्रसन्नजीत जो है कौशल महाजनपद के राजा क्या थे? राजा थे। कौशल के कौन थे? प्रसन्नजीत थे। अला निम्नलिखित में से कौन नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रही? मगध की राजधानी कभी नहीं रही, कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका श्रावस्ती कभी नहीं रही। पहले राजधानी क्या थी मगध की? तो आपका राजगिरी थी। बाद में क्या बनी? तो बाद में आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। उदयन किस वंश से? आपका हर्यक वंश से था। ठीक है, अगला प्रश्न, श्रावस्ती जो है किसकी राजधानी थी? श्रावस्ती आपका कौशल की राजधानी थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है ये, कथन के रूप में ऐसा प्रश्न बनता है। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ये आपका सही है। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मगध के निकट ही वज्जी राज था। वज्ज की राजधानी कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैशाली थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मगध के निकट वज्जी राज था, जिसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी। यहाँ अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। वैशाली में क्या था? आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये पूछा जाता है। वैशाली में था। मथुरा सूरसेन, मथुरा की राजधानी क्या थी? सूरसेन। कौशाम्बी क्या थी? वत्स। और चंपा जो है, चंपक क्या थी? तो अंगखित, सॉरी, हाँ ठीक है, चंपा अंग की राजधानी क्या थी? आपके चंपा थी। अंग की राजधानी आपका चंपा थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गढ़ या संघ, गढ़ या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गढ़ या संघ के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पहला कर रहा आपका, एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज क्षेत्र गढ़ या संघ कहलाता था। दूसरा आपका, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे, ये आपका सही है। पहला गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। डिटेल देख लेते हैं थोड़ा, इसमें इंपॉर्टेंट है। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से था। गढ़ या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही शासक नहीं होते थे, करा एक से अधिक भी होते थे। ठीक है, ये सभा में बैठकर बहस बातचीत और वाद विवाद के जरिए क्या करते थे? फैसला लेते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही आपका गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, गढ़ों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की? तो आपका गुप्त शासक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से 1500 वर्ष पूर्व तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया था। अला दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या था? दीघ निकाय क्या है? तो आपका ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजातशत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो आपका उसका नाम था वयस्कार था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका। इसको जो है अजातशत्रु ने बुद्ध जी के पास भेजा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एथेंस के बारे में यहाँ पे कह रहा है, तो कह रहा है लगभग 2500
साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा जाता है। ये सही है। एथेंस में एक सभा थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ये भी आपका सही है। देखिए एनसीईआरटी में दिया है तो उसको ध्यान रखिएगा। तीसरा आपका औरतों की औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगला प्रश्न है अध्याय है आपका नए प्रश्न नए विचार। इससे पहला प्रश्न है आपका, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो आपका सारनाथ में है। ऑप्शन बी सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में हुई थी। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञान। और वाराणसी के निकट सारनाथ में पूछा जाता है, सारनाथ में जो है इन्होंने क्या अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है। अब बुद्ध ने जो है अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिए थे ताकि लोग समझ सके। ठीक है। और परंतु इनका लेखन कार्य किसमें? आपका पाली भाषा में हुआ था। दोनों ध्यान रखिएगा। अब बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे? आपका कुशीनारा में हुई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की शिक्षा के बारे में कह रहा है, बुद्ध ने दुख का कारण तृषा यानी लालसा को बताया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही है। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, यानी लालसा से मुक्ति पा सकता है। ये भी आपका सही है, आत्मसंयम पाकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है? जैन सिद्धांतों के अनुरूप कौन सा कथन है? पहला करा अहिंसा का पालन करना चाहिए। सही है, जैन धर्म में ये कहा गया है। किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये भी आपका जैन धर्म का सिद्धांत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। अगला प्रश्न है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। कारण करा महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, सामान्य बोल चाल की भाषा प्राकृतिक भाषा कहलाती थी। प्रचलन के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे। जैसे आपका मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा को क्या कहते थे? तो मगधी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? बौद्ध संघ के बारे में कह रहा है, कौन सा सही पूछ रहा है यहाँ पे। पहला कह रहा आपका संघ भिक्षु भिक्षुओं का एक संगठन था। दूसरा है संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। दोनों सही है। संघ जो है भिक्षुड़ियों का एक क्या था? संगठन था। और संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे किसमें? आपका विनय पिटक में। आपका दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं पूछ रहा है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं पूछ रहा है। पहला कर आपका संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थे संघ में। ये आपका सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ये भी आपका सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। ये भी आपका सही है। अगला, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये आपका गलत है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी गलत पूछा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कुछ शैल गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार की बात हो रही है यहाँ पे। तो कह रहा है विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुड़ियों की शरणस्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। दूसरा कर आपका, ये आपका सही है। दूसरा है प्रायः किसी धनी व्यापारिक राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये भी आपका सही है। ठीक है, दोनों आपका सही है। अगला प्रश्न, मिलान करना है आपका। आश्रम व्यवस्था दिया और इसके उद्देश्य दिए हैं। तो ब्रह्मचर्य की बात करें तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा आपका सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। है आपका क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। गृहस्थ क्या होता है? विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना क्या कहलाता है? गृहस्थ कहलाता है। वानप्रस्थ क्या कहलाता है? कि आपका जंगल में जाकर रहना। और संन्यास क्या कहलाता है? सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। अगला प्रश्न, आश्रम व्यवस्था
में प्रायः स्त्रियों की को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आश्रम व्यवस्था में क्या होता करा, प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सही है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और आर दोनों सही है, परंतु जो है सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका करा, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों के हिस्सा थे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, सही है। दूसरा आपका, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, ये भी आपका सही है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया, ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों आपका सही है। अगला प्रश्न, उपनिषदों के संकलित यानी वार्तालापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपनिषद के बारे में कह रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला आपका कह रहा है, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, ये आपका सही नहीं, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों पर भी उल्लेख मिलता है, ये भी आपका सही है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजा राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे, ये भी आपका सही है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, निर्धन व्यक्ति जो है इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसमें भी पूछ रहा है आपका कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहा, जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया जाता था, यह आपका सही है। दूसरा है, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, और जैन धर्म जो है अहिंसा विश्वास करता था। बाद ही सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में हुआ था, ये भी आपका सही है। चौथा आपका, वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। दूसरा करा, उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी, ये दोनों सही है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ये भी आपका सही है। तो आपका जैन धर्म के अनुयायी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अला बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान का कौन थे, पाणिनि थे। तो इन्होंने किसकी रचना की थी, आपका ऑप्शन डी, व्याकरण से संबंधित थी, आपका संस्कृत भाषा की इन्होंने रचना की थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाए। इनकी रचना कौन सी है, आपका अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगला है, जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जरथुस्त्र की बात कर रहा है यहाँ पे, कर रहा है जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था में मिलता है नामक ग्रंथ में, ये आपका सही है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, ये आपका ऑप्शन सी, दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 8वां चैप्टर आपका, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इससे प्रश्न देखते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई, इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने, कई बार बता चुका हूँ प्रैक्टिस शीट में, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब किया था, 322 ईसा पूर्व में किया था। किसकी सहायता से, तो आपका चाणक्य की सहायता यानी कौटिल्य की सहायता से। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। कौटिल्य ने क्या लिखा था, आपका ऑप्शन बी,
अर्थशास्त्र लिखा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अष्टाध्याय किसकी है? तो अष्टाध्याय आपका पाणिनि की है। और मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम पूछ रहा है। देखिए ऐसे ही प्रश्न बनते हैं आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख जो है किन स्थानों पर प्राप्त हुए? तो ऑप्शन डी। तो आपका कंधार में भी, ब्रह्मगिरी में, जौगढ़, गिरनार और लुम्बिनी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर और नजराना के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे और नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। तो ये आपका दोनों सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था, इसलिए आपका उल्टा दिया था दोनों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के बारे में यह बात कर रहा है। पहला कह रहा है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। सही है, पहले अशोक भी क्या था? गवर्नर था, राज्यपाल था। दूसरा है आपका, जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूल करते थे। ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही करा मौर्य प्रशासन के बारे में। पहला करा, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। यह आपका सही है। मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास रखते थे। ये भी आपका सही है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना यानी भेंट दिया करते थे। ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन था? आपका मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। इसकी रचना कौन सी है? इंडिका जो है इसकी रचना है। अब किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर के। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह हम बात करें फाहियान किसके समय में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में गुप्त वंश का शासक था। और ह्वेनसांग जो है किसके समय में आया था? तो ह्वेनसांग आपका हर्षवर्धन के समय में आता है। कौन? हर्षवर्धन के समय में। और डाइमेकस जो है तो आपका बिंदुसार के समय में। ये सारे प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारत में कुछ और देखा था, उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसने विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, सम्राट के जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। दूसरा आपका, उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ये सब किसने लिखा था? आपका मेगास्थनीज ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सभी सही है इसमें। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। दूसरा करा, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के क्या थे? अंदर थे। तीसरा आपका, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिए गए। नहीं, ये गलत है। ये भी गलत है। आपका दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। केवल आपका 2 सही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने के मार्ग में पड़ता था, जबकि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के क्या रास्ते में पड़ता था। अगला प्रश्न है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के बारे में दिया है। पहला, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ये आपका सही है। दूसरा, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि मिलते हैं। नहीं, खरोष्ठी में नहीं, ज़्यादातर जो है ब्राह्मी में मिलते हैं। सिर्फ 2 अभिलेख जो है खरोष्ठी में मिलते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मी में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। ये आपका सही है। अशोक ने अपने
13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3 आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरे को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। किसका? धम्म का। धम्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। ये आपका सही है। दूसरा, वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले में वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें, यानी उसमें बढ़ावा दें। ये आपका दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका इन्हें धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म के प्रचार के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया था अशोक ने, उसके बारे में दिया है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। करा, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर और शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। ये आपका सही है। दूसरा, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। ये भी सही है। करा, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में विद्युत भेजे थे। ये भी आपका सही है। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई? तो आपका ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम ये सब किससे हुई हैं? उत्पन्न हुई है ब्राह्मी से। अगला प्रश्न है, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, विभिन्न अवसरों पर किए गए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। सही है ये। दूसरा कह रहा है, उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। यह अशोक ने कहा सही है। बड़ों का आदर करना, ये भी सही है। सभी जीवों पर दया करना, ये सही है। ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, ये भी आपका सही है। अशोक का यही तो धम्म की नीति थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? सी। 1 और 2 आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चैप्टर है आपका खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे प्रश्न देखते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों में सम्मिलित है? करा 2500 वर्ष पूर्व जो है कृषि के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए उनके उपायों में कौन सा सम्मिलित था? आपका हो जाएगा हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग। सही है, जो लोहे का प्रयोग हुआ था। धान की रोपाई शुरू हो गई थी और सिंचाई के उपाय भी। ये आपका ऑप्शन डी। आपका तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूची मिलान करना है। ग्रामवासी दिए हैं, उनके नाम दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी में दिया है, कई बार ये प्रश्न बना है। देखिए, बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो बड़े भूस्वामी को आपका क्या हो जाएगा? विल्लार कहा जाता था। हलवाही को क्या कहा जाता था? तो हलवाई को कहा जाता आपका उड़वार। और भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो भूमिहीन मजदूर को आपका कैडिशियर कहा जाता था। कैडिशियर या अधिमई कहा जाता। और प्रधान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका दक्षिण भारत में आपका दिया कहा जाता था ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ऑप्शन सी। मिलान करने के लिए ऐसा डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांव के बारे में यहाँ पे दिया है। कला, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता है उसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ये आपका सही है। दूसरा, गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें गृहपति कहा जाता था। क्या? गृहपति कहा जाता था, ना कि भूपति। इसलिए आपका ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? संगम साहित्य जो है किससे संबंधित है? आपका ये आपका तमिल से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। अगला प्रश्न, भरूच बंदरगाह से होने वाले
आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरूच बंदरगाह की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी, इसमें केवल दो आपका सही है। हिमालय की जड़ी बूटियां, कर्नियल सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से क्या करे जाते थे, निर्यात किए जाते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विनिमय 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 के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिमय के साधनों के संदर्भ में कह रहा है पे, पहला आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टिन के बने होते थे। दूसरा कह रहा है विनिमय के लिए सिक्के के अलावा वस्तुओं का भी प्रयोग संगम काल में होता था। ये आपका ऑप्शन बी, इसमें आपका दूसरा सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पहला आपका गलत है। देखिए, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये टिन के नहीं बने होते थे, ये चांदी और तथा सोने के बने होते थे। अगला प्रश्न है, कथन दिया है आपका और कारण दिया है। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। दूसरा कह रहा है मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। ये भी दोनों सही है, ऑप्शन ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी सही करता है। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुषाणों की राजधानी कौन सी? तो आपका मथुरा। और एक राजधानी, दो राजधानी थी कुषाणों की, आपका एक पेशावर थे यानी पुरुषपुर था, और मथुरा दूसरा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में विचार कीजिए। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो जो है थोड़ा स्पीड में लग रही हो तो जो है इसका स्पीड आप कम कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन बी केवल दो सही है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़े उत्पादन के लिए क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणियों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। श्रेणियां संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यक्तियों का एक संघ होता था। दूसरा कह रहा है ये श्रेणियां बैंक के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा करते थे। आपका ऑप्शन बी, केवल दो सही है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए, प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। व्यापारियों और शिल्पकारियों का जो संघ था उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें श्रेणी कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये संयुक्त नहीं बल्कि क्या होते थे, अलग होते थे। उसमें दिया था संयुक्त रूप से, लेकिन अलग अलग होते थे श्रेणी, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अगला, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु कहाँ पे? तो पुदुचेरी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि? आपका ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो अरिकामेडु का रोमन नाम कौन सा था? ऑप्शन ए पोडुका था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेश आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो आपका ऑप्शन सी, पहले आपका हिंद यवन यानी इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, उसके बाद हिंद पार्थियन और उसके बाद कुषाण आए थे। ये ध्यान रखिए, क्रम पूछा जाता है ये। देखिए, मौर्य के बाद अनेक विदेशी शासक आए जिसमें आपका हिंद यवन पहले और शक जो है क्या थे, दूसरे थे। अगला अध्याय आपका व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहला प्रश्न है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, सही है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, ये अभी आपका सही है। देखिए, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन क्या मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, ये भी आपका सही है। अगला प्रश्न है, संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है, तो क्या मुवेंदार जो है की चर्चा मिलती है संगम कविताओं में? इसका अर्थ आपका ऑप्शन सी, तीन मुखिया, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है। कौन थे आपका? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, संगम काल में आपका कौन से? चोल, चेर और पांड्य। अगला प्रश्न, चोल, चेर और पांड्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। चोल, चेर और पांड्य के बारे में दिया है। पुहार और मदुराई इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे, ये आपका सही है। पुहार और मदुराई इनके सत्ता केंद्र थे। दूसरा, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहा जाते थे? तो आपका सातवाहन को दक्षिणा पथ के स्वामी कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अला रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? सभी को पता होगा, चीन में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। दूसरा है आपका, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है ये। अगला प्रश्न, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुषाणों के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे, यही आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखिए, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध क्या थे? कुषाण थे। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख क्या थे? शक्तिशाली केंद्र थे, अभी बताया था, राजधानी भी थी। इनके शासन काल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने पत्तनों पर जाती, ये भी सही है। तो आपका चौथा गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखिए, इंडो ग्रीक सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने भारत में? इंडो ग्रीक शासकों ने किया था, ना कि कुषाणों ने। अगला प्रश्न है, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कनिष्क के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, यह आपका सही है। कनिष्क के लगभग 1900 साल पहले शासन किया था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? कथा इसमें सही नहीं पूछ रहा था, ये सही है। तीसरा, आपका अश्व घोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, ये आपका गलत है, रहते थे। अश्व घोष जो है, चरक, नागार्जुन, ये सब किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। और कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, ये भी आपका सही है। कौन सी? आपका चौथी बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? किसने लिखा? आपका ऑप्शन ए, अश्व घोष ने लिखा आपका बुद्ध चरितम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इन नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। कह मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का क्या हुआ? विकास हुआ। इस नए बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप में दर्शाई गई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी, महायान शाखा में सही है ये। बुद्धिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। दूसरा कह इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित है, तो ये आपका ये सही है। ठीक है, आपका अगर पूछा जाए थाईलैंड वगैरह में कौन सा आपका बौद्ध धर्म, तो आपका थेरवाद है, दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी फाहियान, उसके बाद आपका किसके समय में? ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, यानी किसके समय? विक्रमादित्य के समय में। और फैनसांग ये आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका कौन आया था? इत्सिंग आया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई? विष्णु की वराह मूर्ति कहां से? आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। केरल के ईसाई को सीरियाई ईसाई कहा जाता है।
दूसरा कह रहा है केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। ये दोनों सही है आपका, और व्याख्या भी करता है ये, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 दिया है, ठीक है, देखते हैं। करा दक्षिणा पथ के स्वामी, तो दक्षिणा पथ के स्वामी आपका कौन, बुद्ध, इसका हो जाएगा आपका, एक मिनट, बुद्ध, दक्षिणा पथ के स्वामी कौन, अभी हमने पीछे पढ़ा था सातवाहन शासक। सातवाहन शासक क्या थे आपका, दक्षिणा पथ के स्वामी। अभी मुबिंदार भी हमने पढ़ा है, इन्हें कौन किसे कहा जाता था, तो चोल, चेर और पांड्य को कहा जाता था। अश्वघोष ने किसकी रचना की थी, बुद्धचरितम की। बोधिसत्व आपका क्या है, तो बोधिसत्व जो है आपका महायान बौद्ध धर्म है बोधिसत्व, और हुएन क्या था, चीनी यात्री था, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अध्याय है आपका नए साम्राज्य और नए राज्य, इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। हर्षसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था, हर्षसेन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका समुद्रगुप्त था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसने किसकी रचना की थी, तो आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। देखिए वही आगे प्रश्न है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो आपका चंद्रगुप्त के समय में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। हर्षसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने दक्षिणा पथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिणा पथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया, समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की क्या थी, अनुमति दे दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, तो ऑप्शन बी 1 और 2, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा और समुद्रगुप्त के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, शक विजेता किसे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, किसे, रुद्र सिंह तृतीय को। अलग कालिदास निम्नलिखित में किसके दरबारी कब थे, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा था, कवि कालिदास और खगोल शास्त्री के आर्यभट्ट क्या थे, उसी के समय में थे। अगला प्रश्न, बाण भट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कब थे, हर्षवर्धन के कौन थे, बाण भट्ट, और इन्होंने किसकी रचना, हर्षचरित की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आता था, हर्ष काल में कौन, हर्षवर्धन आया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पीछे पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश पर किसने रोका था, तो ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, इंपॉर्टेंट है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी, आपका ये पल्लव की राजधानी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चालुक्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, तो चालुक्यों की राजधानी कौन थी, एहोल थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में दिया यहाँ पे, पहला कर आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे, ये आपका सही है। दूसरा आपका प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होती थी, गलत है। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता है, ये आपका सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 1 और 3। देखिए प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो है गांव होती थी, ना कि नगर होती थी, ठीक है। अगला प्रश्न, मिलान करना, सूची 1 और सूची 2 दिया है। बात करते हैं अगर हम नगर श्रेष्ठी की, तो नगर श्रेष्ठी क्या हो जाएगा आपका, मुख्य बैंकर, और इसका हो जाएगा सातवा आपका व्यापारियों काफिले का नेता होता था कौन, सातवा, और प्रथम कुलिक आपका शिल्पकार, और कायस्थ आपका लिपियों के प्रधान, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पूर्व मध्यकालीन सामंतों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। करा इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। सही है ये, इनकी अपनी सेना होती थी और आवश्यकता पड़ने पर राजा को सहायता देते थे। इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ये भी आपका सही है। करा जहाँ शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। कौन? सामंत। ये भी आपका सही है, ऑप्शन डी, तीनों सही है। अला दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इंपॉर्टेंट है ये। तो आपका सुमेलित कौन सा है? ऑप्शन सी, 1 और 2। यानी सभा की बात करें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, और दूसरा आपका उर जो है ग्राम सभा, ये दोनों आपका सुमेलित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका नाटक है किसका? तो कालिदास का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। सही है ये आपका। दूसरा है कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृतिक भाषा बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। ये आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उल्टा दिया है, महिलाओं को कौन सी भाषा? प्राकृतिक भाषा बोलते हुए दिखाया गया है, और जो है ब्राह्मणों को कौन सी भाषा? तो आपका संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम के बारे में दिया यहाँ पे, कर पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। सही है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। ये सही है। अरब नाविक जो उस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका इमारतें, चित्र तथा किताबें, चैप्टर 12 है। पहला प्रश्न है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका महरौली कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तूप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूसा कहलाता है। ये आपका क्या है? गलत है। बाकी स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? टीला। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ क्या? प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। और प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे क्या कहता है? उसे वेदिका कहा जाता था। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता था? धातु मंजूषक किसे कहते थे? इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्तूप आकार में कभी कभी गोल या लंबे, तो कभी कभी छोटे, बड़े या छोटे होते थे। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी, जिसे क्या कहा जाता था? इसे धातु मंजूषा कहा जाता था। ठीक है, और स्तूप प्रायः इन्हीं धातु मंजूषे के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंट से ढक दिया जाता था। बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व मध्यकालीन हिंदू मंदिरों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। करा मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। दूसरा करा मंदिरों में गर्भ नाम की एक जगह होती थी, यह एक सभागार और होता था, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ये गलत है, ये मंडप होता था। ये भी आपका गलत है। तीसरा आपका गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहा जाता है। ये आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मंदिरों के बारे में यहाँ पे दिया है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता था? तो आपका गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं का क्या होता था? मूर्तियां रखी जाती थी, और इसी स्थान पर पुरोहित क्या होते थे? अनुष्ठान करते थे। और गर्भगृह को क्या सबसे पवित्र माना जाता था। और अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, और उसे सभागार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? पुराणों के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो आ जाएगा ऑप्शन डी। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। आपका गलत है, ऑप्शन डी। देखिए, स्त्रियों व शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का अर्थ होता है आपका प्राचीन।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है, आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी व्यास, उग्रसभा, लोमहर्ष जो है पुराणों के संकलन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। मनखक कश्मीर में जो है कि एक क्या थे? संस्कृत महाकवि थे, जो कंठचरित महाकाव्य तथा मंख कोश इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? आपका आर्यभट्ट। किससे संबंधित? आपका ऑप्शन डी। ये आपका ज्योतिष भी थे, खगोल और आपका गणितज्ञ भी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला कर आपका, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। दूसरा आपका, गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपी द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। तीसरा आपका, रोमन के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है। एक मिनट। ठीक है, कथन 1 और 3 सही है, परंतु 2 गलत है, क्योंकि गिनती की यह पद्धति अरब द्वारा अपनाई गई थी और तब यूरोप में फैली। अतः जो है अन्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था। अगला ऑप्शन आपका मिलान करना है। देखिए, काव्य दिया और रचना दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपका शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम किसकी रचना है? तो ये आपका जो है इलांगो की रचना है। किसकी? इलांगो की रचना है। मड में खलई बहुत पूछा जाता है, तो ये आपका शीतले सतनार की रचना है। और हम बात करें अगर हम मेघदूतम, सभी को पता मेघदूतम कालिदास की है, और रामायण किसकी है? तो वाल्मीकि है। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो हम पढ़ चुके हैं, चीन में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इसमें टोटल 12 चैप्टर थे, तो 12 चैप्टर के प्रश्नों को कम कर चुके हैं। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।